नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक 8 सत्र 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ अगला जो टॉपिक है अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन और मूल्यांकन। ये टॉपिक 6 नंबर का है और माफ कीजिएगा, ये 4 नंबर का टॉपिक है और इसमें जो मद्दे दिए हैं अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने अनुवादक के गुण ये टॉपिक देख लिया है, साथ ही साथ मशीनी अनुवाद का टॉपिक देख लिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम एक एक टॉपिक जो है, जो नोट्स के तौर पर आपके पास उपलब्ध नहीं है, मैं ज़्यादातर वही टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि परीक्षा में आपको ये लेक्चर सुनने के बाद उसकी सहायता मिल सके। तो आज हम अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन और मूल्यांकन इसके संदर्भ में थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। अभी अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन इस टॉपिक के नाम से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे अनुवाद होता है या नहीं है। तो असल में अनुवाद, पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन ये जो प्रक्रिया चलती है ये तीसरे स्तर पर चलती है। तीसरा स्तर माने क्या है कि मान लीजिएगा कि किसी मूल लेखक ने रचना को लिखा है या मराठी का कोई रचनाकार है, उसने अपनी कहानी लिख दी। ये पहले स्तर पर पहला जो सृजनात्मक कार्य जो है मूल लेखक ने वहां पे किया। फिर दूसरे स्तर पर जो है उस रचना का अनुवाद जो है अनुवादक वहां पे करता है। तो दूसरे स्तर पर अनुवादित करने का जो काम है अनुवादक ने वहां पे किया होता है। और तीसरे स्तर पर जो है ये पुनरीक्षण, संपादन और मूल्यांकन का कार्य वहां पे होता है। और ये पुनरीक्षण, संपादन, मूल्यांकन का कार्य इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे किताबों का अनुवाद हो रहा है और उस अनुवाद को करने के पश्चात वो लोग या उसके पाठक जो है उसको पढ़ने लगते हैं। लेकिन मूल रचना तथा अनुवादित पाठ, इन दोनों के बीच के साधर्म्य को या इन दोनों की एकरूपता को वहां पे जांचने की व्यवस्था जो है उतनी मात्रा में आज तक कारगर भूमिका नहीं निभा रही है। मुझे लगता है कि अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद तो हो रहे हैं, लेकिन हो रहे अनुवाद का या हुए अनुवाद का पुनरीक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका संपादन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अनुवाद ये मुख्यतः भाषिक स्तर पर चलने वाला कार्य है और भाषिक स्तर पर चलने वाला कार्य होने के कारण वहां पे अनुवादक के पास कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान जो है होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि अनुवादक, मान लीजिएगा कि मराठी की कोई रचना हिंदी में लेके जाता है तो अनुवादक को मराठी का भी ज्ञान चाहिए, हिंदी का भी ज्ञान चाहिए। तो ऐसे समय में अनुवादक के पास दोनों भाषाओं का ज्ञान तो होता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान होता है या नहीं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह वहां पे लग जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि हमने देखा था कि अनुवादक के गुण के संदर्भ में कि अनुवादक को विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, भाषिक संरचना का भी ज्ञान होना चाहिए और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी कहाँ पे कमी है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे अनुवाद समीक्षण या अनुवाद मूल्यांकन जो है ये प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि मूल रचनाकार, मूल लेखक अपनी रचना में अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति करता है, अपनी स्वाभाविक प्रस्तुति वहां पे लिख देता है। लेकिन अनुवादक जो है अपने स्तर पर उस रचना को समझता है, पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो है अपने तरीके से या अपनी समझ के आधार पर जो है, अपनी क्षमता के आधार पर मूल लेखक की लिखी हुई बातों को जो है अनुवाद में या अनुदित पाठ में लिखने की कोशिश करता है। अब वहां पे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अनुवादक की असावधानी के कारण या अनुवादक की गलती के कारण या अनुवादक को उस विषय का ज्ञान न होने के कारण कहीं का कहीं अनुवाद वहां पे हो जाता है। तो अनुवाद के सिद्धांत में 3 स्थितियां हम देखते हैं, अर्थांतरण, अर्थादेश, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच। ये जो कुछ बातें वहां पे आ जाती है तो अनुवाद के संदर्भ में वो दोष माने जाते हैं। अनुवाद के संदर्भ में हमने ये भी देखा है कि अनुवाद के कुछ नियम है या कुछ उसके सिद्धांत है कि अनुवाद करते समय अनुवादक ने यह भूमिका का निर्वाह करना चाहिए कि न उसके द्वारा कुछ जोड़ा जाए और न कुछ छोड़ा जाए।
मतलब मूल में जो भी कुछ लिखा गया है लगभग उसके समान ही वहां पे अनुदित पाठ में लिखना जरूरी है। उसके साथ साथ अनुवादक जो है उस विषय को अच्छी तरह से जानता हो या उस विषय वस्तु को जो है अच्छी तरह से समझता हो, उसको उस विषय का ज्ञान जो है भली भांति होना जरूरी है। मान लीजिएगा कोई रसायन शास्त्र की कोई सामग्री है और रसायन शास्त्र की सामग्री और अनुवादक को उस रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री के विषय के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो वहां पे वो सही अनुवाद नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अनुवाद करते समय विषय का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है, भाषिक संरचना का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वहां पे ये गलतियां रह जाती है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे अनुवाद गलत हो जाता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो मद्दा दिया है या हमारे पाठ्यक्रम में जो टॉपिक लगाया गया है अनुवाद पुनरीक्षण संपादन मूल्यांकन, ये टॉपिक उसी की वजह से लगाया गया है कि बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद हो रहे हैं लेकिन उनका पुनरीक्षण होना जरूरी है। पुनरीक्षण से तात्पर्य क्या है कि पुनः एक बार देखना, पुनः एक बार परखना जो है पुनरीक्षण में आ जाता है। पुनरीक्षण में ऐसा हो सकता है कि कभी कभार अनुवादक भी ये काम करे लेकिन अनुवादक ने ही वो काम करने के कारण उससे सभी गलतियां सामने ही आ जाए, कह नहीं सकते। तो ज्यादातर ऐसा होना जरूरी है कि पुनरीक्षण का काम जो है मूल लेखक अनुवादक के बजाय किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा होना जरूरी है, तभी जाकर वहां पे मूल के साथ अनुवादित पाठ कितना सही हुआ है, कितना संबंधित है या कितना अर्थपूर्ण बन गया है, ये बातें थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगला एक मुद्दा उसमें दिया है संपादन का। अनुवाद में यह अनुवाद संपादन एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी भाषिक संरचना होती है और उस संरचना के आधार पर वो भाषा जो है वहां पे प्रस्तुत होती है। भाषा प्रस्तुति के दौरान जो है अनुवादक ने अगर उस प्रस्तुति को सही ढंग से समझा है तो वहां पे वो सही अर्थ वहां पे लेके जाएगा। लेकिन मूल रचनाकार की प्रस्तुति को या भावनाओं को या भावों को अनुवादक अगर सही ढंग से नहीं समझता तो संपादन में ये गलतियां वहां पे रह जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मूल लेखक भाव विभोर होकर या दुखद भाव से निराशा के साथ कुछ उदासीन भरी अवस्था में वहां पे कुछ बातें लिख देता है और अनुवादक ने वह उदासीनता, वह भावनिकता या वो निराशा अगर अनुवादक ने नहीं परखी है तो अनुवादक जो है उसका सरलता से सामान्यतः वही अनुवाद कर पाएगा या वही अनुवाद करता है जो उसने समझा है। तो ऐसे समय में अनुवाद संपादन एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह वहां पे जब आ जाता है तो वह प्रश्नार्थक शैली में अगर वो बात कही गई है तो अनुवादक ने भी वहां पे प्रश्नार्थक शैली में ही उसको अनुवादित करना जरूरी है। संपादन में ये सभी बातें देखी जाती है। कहीं पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है जहां पे आश्चर्य की बात कही गई है और अनुवादक ने उसको सरलता से अनुवादित कर दिया तो वो गलती वहां पे रह जाती है। तो संपादन के तौर पर शाब्दिक गलतियां या व्याकरणिक गलतियां जो होती है जिसको हम वर्तनी गलतियां कहते हैं उसको भी देखना जरूरी बन जाता है। और इसमें तीसरा मुद्दा दिया है मूल्यांकन का। ये मूल्यांकन जो है असल में अनुवादित पाठ और मूल पाठ जब दोनों एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं और दोनों की परख जो है वाक्य के अनुसार वहां पे शब्द टू शब्द या वाक्य टू वाक्य जो है जब वहां पे मूल्यांकित उसको किया जाता है तब ये बातें सामने आ जाती है कि अनुवादक ने क्या गलतियां की है, क्या छोड़ा है, क्या जोड़ा है। अर्थात ये सभी बातें जो है मूल्यांकन में वहां पे सामने आ जाती है। मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है कि मूल की तुलना में अनुवादित पाठ जो है कितना सही बना है, कितना उसके समीप पहुंचा है, मूल के भावों को अनुवादक ने कितना सही परखा है, उन सभी भावों को अनुवादक ने अनुदित पाठ में लाया है या नहीं, ये मूल्यांकन के तौर पर वहां पे प्रक्रिया चलती है। हम थोड़ा सा इसको विस्तार से देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक बात जो है मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि सबसे पहले हम पुनरीक्षण देखेंगे। पुनरीक्षण क्या होता है, अर्थात अनुवाद में पुनरीक्षण इतना महत्वपूर्ण है बन जाता है कि वहां पे अनुवादक के द्वारा ये बात देखी जाती है
लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाता है, संभावना होती है कि गलती के कारण, असावधानी के कारण या कुछ भी वहाँ पे कारण हो सकता है, उसके कारण मूल में जो बात नहीं लिखी गई है वो अनुवादक की ओर से वहाँ पे लिखी जाती है, या मूल में लिखी गई है लेकिन अनुवादक की असावधानी के कारण वहाँ पे वो बात अनुवादित पाठ में लाना जो है अनुवादक की तौर से वहाँ पे नहीं होता। तो ऐसे समय में पुनरीक्षण का मुद्दा जो है या पुनरीक्षण का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अनुवाद का एक नियम है कि अनुवाद में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी ओर से न कुछ जोड़ना चाहिए। तो ऐसे समय में पुनरीक्षण वाली बात जो है वहां पे महत्वपूर्ण बन जाती है। तो मैं एक एक करके आपको ये सभी बातें जो है पुनरीक्षण, संपादन और मूल्यांकन, 3 मध्य हमारे इस टॉपिक में दिए गए हैं। एक एक करके मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी विस्तार से दे दूंगा और उसके आधार पर आपको समझना यह है कि अनुवाद के प्रक्रिया में या अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद पुनरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है, अनुवाद संपादन कितना महत्वपूर्ण है और अनुवाद मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण है। तो यह जब होगा तभी जाकर वहां पे अनुवाद की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मेरे विचार से ऐसा मुझे लगता है कि अनुवाद कोई भी 2 भाषा जानने वाला व्यक्ति करता है, लेकिन अनुवाद करने के पश्चात उसका मूल्यांकन होना बेहद जरूरी है। तभी जाकर वहां पे वह अनुवाद सफल हुआ है, असफल हुआ है, उसको लेकर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे किताबों के या बहुत सारी रचनाओं के अनुवाद आज हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उतनी मात्रा में वहां पे उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, उसका पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, और इस वजह से अनुवादित हुई जो बातें हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है, कितने मूल के समान है, इसको लेकर भी आज प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो इसलिए आज के दौर में अगर विचार किया जाए तो अनुवाद के संदर्भ में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि रिसर्च के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में इसके ऊपर छात्रों ने थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि हम आए दिन देख रहे हैं कि बहुत सारे किताबों के ट्रांसलेशन या अनुवाद हो रहे हैं, मराठी में हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं, या विदेशी भाषाओं की जो भी कुछ रचनाएं हैं उसका अनुवाद आज भारत की बहुत सारी भाषाओं में हो रहा है। तब वहां पे हमने ये तो समझ लिया कि जर्मन में लिखी गई कोई रचना है, हिंदी में उसका अनुवाद हो गया और हिंदी भाषी पाठक समझ चुके कि जर्मन में क्या लिखा जा रहा है। लेकिन जर्मन और हिंदी इन दोनों रचनाओं का वहां पे मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि जर्मन में जो भी कुछ लिखा गया है, उस मूल रचना में जो भी कुछ लिखा गया है, लगभग वही बातें हिंदी में आई है क्या, और ये आई है तो कितने सही मात्रा में, कितने हद तक आई है या कितने प्रतिशत आई है। तो ये बातें थोड़ी सी मूल्यांकन के स्तर पर, समीक्षण के स्तर पर या पुनरीक्षण के तौर पर वहां पे देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। और इसलिए ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में अगर आप इसके संदर्भ में अगर कोई अनुसंधान करना चाहते हैं, मान लीजिएगा कि 4-5 किताबें ले लीजिएगा जिसका अनुवाद हुआ है किसी भी दूसरी भाषा, मान लीजिएगा कि आप मराठी और हिंदी जानते हैं तो मराठी की 5 किताबें ऐसी ले लीजिएगा जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, और हिंदी में अनुवाद होने के बाद दोनों को आप जांचिए और वहां पर आपका अनुसंधान का कार्य वहां पे हो सकता है। और इस तरह से किसी भी अनुवादित हुए रचना को या अनुदित पाठ को जो है हम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण के या आधार पर जो है उसकी सफलता असफलता को वहां पे आंक सकते हैं। और मुझे लगता है कि रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में ये एक चैलेंजिंग भरा काम है और बहुत ही रुचिपूर्ण काम है। इसकी ओर छात्रों ने थोड़ा सा रुचि दिखानी जरूरी है और उसके आधार पर जो है हो रहे जो अनुवाद के कार्य जो है उसके प्रति जो है अपना दायित्व निभाना जरूरी है। भाषा की समझ या भाषा को लेकर हमने जब अध्ययन किया है, हमने अपना करियर चुना है, तो समझ लीजिएगा कि इस प्रकार के विषयों को चुनकर जो है हम अपना करियर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बैठे बैठे जो है इस प्रकार के काम कर सकते हैं कि आपको तो पता होता है कि मराठी और हिंदी में, मराठी में ये रचना लिखी गई थी, बाद में उसका हिंदी में अनुवाद हो गया, तो दोनों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पे अपने आप समझ में आ जाएगा कि हिंदी में ऐसा लिखा गया, मराठी में ऐसा था, मराठी में ऐसा लिखा गया, हिंदी में नहीं लिखा गया है। तो ये जब समझ आपके पास आ जाएगी तो ये
अनुवाद मूल्यांकन और पुनरीक्षण का काम जो है आप भी कर सकते हो और उसको एक रिसर्च के तौर पर भी आप उसको स्थापित कर सकते हो। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा इस मुद्दे को देखिए। मैं अगले लेक्चर में अनुवाद पुनरीक्षण को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। उसके बाद जो आगे के मुद्दे हैं संपादन मूल्यांकन, इसको एक एक करके हम थोड़ा सा देखेंगे और इन सभी मुद्दों के आधार पर अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद मूल्यांकन, अनुवाद पुनरीक्षण, अनुवाद संपादन कितना जरूरी है, इसको भी थोड़ा सा हम इसमें देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।